Okay, so this is like a second part of our 2500 MCQ series, and we are going to discuss about chapter 2 MCQs. So यहाँ पे पहले MCQ बोल रहा है कि रॉबर्ट मिशेल showed how democratic parties are really. तो उनके अकॉर्डिंग रॉबर्ट मिशेल कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं वो ओलिगार्कियल स्ट्रक्चर से रिलेट करती हैं. एक्चुअली में वो ओलिगार्कियल स्ट्रक्चर है. Next question talks about like which one of the following advocates of the power theory in the politics. तो power theory पॉलिटिक्स में जो बात करते हैं वो कैटलिन लैसवेल और कैपलन तीनों ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो पावर थ्योरी को एडवोकेट करते हैं. Third question talks about who founded the structural functional school in the political science. तो अगर हम स्ट्रक्चरल फंक्शन स्कूल की बात करें पॉलिटिकल साइंस में, तो इसको फाउंड किया था हमारे एप्टर ने और कॉलेमैन ने. ये दोनों ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शन स्कूल को पॉलिटिकल साइंस में फाउंड किया हुआ था. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इनटू द पॉलिटिकल कल्चर एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. सो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है पॉलिटिकल कल्चर में. ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है पॉलिटिकल कल्चर में इस तरीके से इंड्यूस्ड होता है कि जो ये एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन प्रोवाइड कराता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को. तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन टॉक्स अबाउट हु डिफाइंस अ पॉलिटिकल सिस्टम एज द इंस्टीट्यूशन प्रोसेसेस एंड इंटरैक्शन through which values are authoritatively allocated in the society. So डेविड ईस्टन जो हैं वो कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम डिफाइन करता है इंस्टीट्यूशंस को, उसके प्रोसेसेस को, और जो भी इंटरेक्शन उसमें हो रहा है वो किस तरीके से वैल्यूज़ के थ्रू एडवोकेट होगा और किस तरीके से वो अथॉरिटी एलोकेट करेगा सोसाइटी में. तो कौन ऐसा बोल रहा है? सो डेविड ईस्टन ऐसा बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रोसेस करेगा, इंटरैक्ट करेगा वैल्यूज़ को हमारे सोसाइटी में. नेक्स्ट sixth question talks that liberal views of politics is based on the assumption that human beings are basically egoistic. So liberal view politics में ये कहता है कि कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बेसिकली इगोइस्टिक है नेचर में. सो वो इंडिविजुअलिज्म को कहीं ना कहीं नकारता है. सो सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि लिबरल व्यू जो पॉलिटिक्स में है वो क्वाइट कंपैटिबल है कंजर्वेटिज्म के बीच में. सो लिबरलिज्म जो है या लिबरल व्यू जो है पॉलिटिक्स में वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिज्म को फॉलो करता है. नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन सेड दैट बर्नार्ड क्रीक thinks that non-political conservatives, apolitical liberals, and anti-political socialists do not know how to practice the art of politics. तो ऐसे स्टेटमेंट कौन दे रहे हैं? बर्नार्ड क्रिक कह रहे हैं कि जो नॉन पॉलिटिकल कंजर्वेटिव्स हैं या ए पॉलिटिकल लिबरल्स हैं या एंटी पॉलिटिकल सोशलिस्ट हैं उनको नहीं पता है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स को एज अ आर्ट परफॉर्म किया जाए. Who said that? Bernard Crick. Next, ninth question says that Marxian approach, Marx approaches the question of politics from the point of view of social change. तो मार्क्स ने क्या किया था कि पॉलिटिक्स को क्वेश्चन किया था, लेकिन किस व्यू से? उन्होंने सोसाइटी में चेंज लाने के लिए पॉलिटिक्स को क्वेश्चन किया हुआ था. टेंथ क्वेश्चन सेज दैट मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स conflict is inherent in the objective situation of the class system. So we all know that Marxist view is basically dependent on the class based society. So ये क्या करते हैं कि ये इनका व्यू जो है वो पॉलिटिक्स में ये है कि जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं वो उसकी जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है वो क्लास सिस्टम पे डिपेंडेंट है. 11th question said that in the last decades of which century politics was established as a separate and distinct subject. सो 11th क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी लास्ट डिकेट्स में सेंचुरी में जितना भी लास्ट डिकेट हुआ उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिक्स है वो स्टैब्लिश हुई थी एक सेपरेट और डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट के. तो ऐसी कौन सी लास्ट डिकेट रही? तो 19th सेंचुरी में क्या बोला गया था कि पॉलिटिक्स जो है वो एक सेपरेट और डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट है, उसको हमें उसी तरीके से डील करना चाहिए. 12th question says that Greek philosophers never made a distinction between state and society.
उनके ग्रीक फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग स्टेट इज सोसाइटी एंड सोसाइटी इज स्टेट, पॉलिटिक्स इज द एंड एंड पॉलिटिक्स इज द मीन, स्टेट इज द एंड एंड स्टेट इज द मीन. 13 question said that state is the union of families and villages having for its end perfect and self-sufficient life. So एरिस्टोटल ने ऐसा बोला था कि स्टेट एक फैमिलीज और विलेजेस का एक ऐसा यूनियन है जिसके लिए इसका जो एंड है वो परफेक्ट और सेल्फ सफिशिएंट लाइफ ही होना चाहिए. So Aristotle said that state is a union of families and villages having for its end perfect and self-sufficient life. वो एक welfare society की बात करते हैं. Next, 14th question says that who among the following opened that a life is a perpetual and a restless desire for power after power which ceases only to death. तो नीशे ने ऐसा बोला हुआ था कि जो लाइफ है वो एक परपेचुअल और रेस्टलेस डिज़ायर है पावर की. हर कोई पावर के पीछे भाग रहा है और ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डेथ पे जाके ही रुकेगी. Next, 15th question says that who was the first great political thinker who recognized the distinctive quality of politics as one of the basic human activities. So Aristotle एक पहले great thinker थे जिन्होंने politics को as a distinctive quality recognize किया था जो basic human activities के लिए required थी. Next 16th question says that which notion characterizes the core of Marxist view of politics. तो क्लास कन्फ्लिक्ट जो थी वो ओबियसली मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट थी. मतलब मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स जो थी वो क्लास कन्फ्लिक्ट पे डिपेंडेंट थी, तो उसी के नोशन को डिस्क्राइब किया हुआ था. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन सेज दैट हु रोट द बुक इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स. तो बर्नार्ड क्रीक ने बुक लिखी है जिसका नाम इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स है. 18th क्वेश्चन सेज दैट हु फाउंडेड द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो Econ and Savigny. Econ and Savigny, if I'm pronouncing it wrong, you can check the spelling in the screen. So, Econ and Savigny founded the historical school of jurisprudence. Next, 19th question says that which of the following system of political analysis put emphasis on legal and historical analysis, descriptive and comparative methods and interest group theory. तो institutionalism एक ऐसा political system है जो political analysis को emphasize करता है legal historical analysis पे, descriptive और comparative methods पे based है या and interest group theory पे based है. क्या institutionalism. Next, 20th question says that who was the founder of philosophical approach to politics. तो प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ही philosophical approach follow करते थे politics में. Next, 21 says that because ये classical western thinkers थे तो ये basically इनकी जो ideology थी वो philosophy based थी. Next, 21. Which view of politics suggests that political institutions realize philosophical ideas and governmental practices. So institutionalistic views जो हैं politics में वो suggest करते हैं कि political institutions जो हैं वो philosophical ideas को governmental practices में realize करें या लाएं. नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शनलिस्ट व्यू जो पॉलिटिक्स में है वो वो किसने प्रोफेस किए थे. तो डेविड ईस्टन, एलमंड एंड टेलकॉट पार्सन्स, इन तीनों ने मिलके फंक्शनलिस्ट व्यू पॉलिटिक्स में लाए थे. नेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड द एलिस थ्योरी. तो मॉस्का जो थे उन्होंने एलिस थ्योरी बताई थी, propound की थी. Next, 24th question, liberalism coincides with the tradition of thought beginning with. तो ये जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म. सो इन्होंने क्या बताया था कि लिबरलिज्म sorry if I'm getting wrong here. 24th question says that liberalism coincides with the tradition of thought बिगनिंग विद जॉन लॉके. तो जॉन लॉके ने ये बताया था कि लिबरलिज्म जो है वो कंसाइड करती है उसका जो ट्रेडिशन है, जो उसके थॉट प्रोसेस है वो कहाँ से बिगिन करते हैं, वो लिबरलिज्म के साथ कंसाइड करते हैं.
तो जॉन लॉके के जो थॉट्स, ट्रेडिशन ऑफ थॉट्स हैं, वो लिबरलिज्म के साथ कंसाइड करते हैं और वहीं से उसकी बिगनिंग होती है। द लिबरल व्यू ऑफ नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, द लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स अपोज द प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी। तो जो लिबरल व्यू है पॉलिटिक्स में, वो कहीं ना कहीं प्लूरलिस्टिक व्यू सोसाइटी की अपोल्ड करते हैं साथ में। 26 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, conflicting economic interests are the motive force behind all politics। so मार्क्सिस्ट व्यू कहता है कि जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सब का जो मेन मोटिव है, उस सब के पीछे क्या है, पॉलिटिक्स है। Next, 27 question says that the difficulty with the liberal approach is that it compromise and cooperation। लिबरल अप्रोच की जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है इसके फेल होने की, ये इज दैट इट फेल्स टू डिस्टिंग, ये फेल कर जाता है कॉम्प्रोमाइज और कॉपरेशन के बिटवीन में। कहाँ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ हमें कॉपरेट करना है, इसको बेसिकली इसके बीच में जो डिस्टिंक्शन क्रिएट होता है उसको जस्टिफाई करने में, उसको एक्सप्लेन करने में लिबरल अप्रोच को डिफ़िकल्टी होती है और वो कहीं ना कहीं फेल करता है। Next 28 question says that behavioral approach to the study of politics insists on studying the actual behavior of humans। तो political situation जो in a political situation, तो behavioral approach जो है वो, अगर हम पॉलिटिक्स को स्टडी करें तो बिहेवियरल अप्रोच जो है वो इंसिस्ट करती है ह्यूमन बीइंग के एक्चुअल बिहेवियर को स्टडी करने में किसी पॉलिटिकल सिचुएशन में। Next, which approach insists on making the achievement of political science subservient to human values and ends। तो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच जो है वो इंसिस्ट करती है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो सबसर्वेंट रहे ह्यूमन वैल्यूज और उसके एंड के अंदर, मतलब एंड पे डिपेंडेंट रहे। सबसर्वेंट का मतलब यहाँ पे यही है कि उसके अंडर रहे ह्यूमन वैल्यूज के। Next, 30th question, contemporary political science gives prominence to empirical approach। तो comparative contemporary political science जो है वो empirical approach को ज़्यादा महत्व देती है। Next, 31st question, Dash was an Italian Marxist and pioneer of New Marxism। So ग्रामसी जो है उनको pioneer of New Marxism कहा जाता है और ये एक Italian Marxist थे। 32 question जो है, who were probably the first to develop a new approach in social science which could be called a systematic interdisciplinary approach। तो मार्क्स और एंजल्स जो थे उनको फर्स्ट टाइम उनको बोला जाता है कि वो फर्स्ट थे जिन्होंने एक न्यू अप्रोच सोशल साइंस में दी थी, जिसको हम सिस्टम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चीफ रिक्विजाइट ऑफ एम्पेरिकल अप्रोच। तो यहाँ पे नॉट बोला है तो हम उसके पॉजिटिव साइड्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें एम्पेरिकल अप्रोच बोलता है कि ये डील करता है ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स या डेटा के साथ में। ये एम करता है कि उस किसी भी सिचुएशन के एक्सप्लेनेशन को कैसे डील किया जाए या उसके एक्सप्लेनेशन पे कैसे जाया जाए। एम्पेरिकल अप्रोच ऑल्सो टेंड्स टू मेक प्रिडिक्शंस, और एम्पेरिकल अप्रोच जो है प्रिडिक्शंस भी से भी डील करता है। ह्यूमन वैल्यू से नॉर्मेटिव अप्रोच डील करता है, एम्पेरिकल अप्रोच नहीं करता है। नेक्स्ट, 34th क्वेश्चन, स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कह रही है, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन देयर वेरियस एस्पेक्ट्स। सो ट्रेडिशनल व्यू ऐसा था ही नहीं, अगर होता तो हमें आगे लाइक मॉडर्न व्यू को लाना ही नहीं पड़ता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट ट्रेडिशनल थिंकिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन। अभी बताया नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन जो है वो ह्यूमन वैल्यूज से डील करती है। सो ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल व्यू था वो कहीं ना कहीं फिलोसफिकल वे में ज़्यादा जा रहा था, ह्यूमन वैल्यूज़ पे ज़्यादा बेस था। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेना है, ट्रेडिशनल अप्रोच कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फिलोसफिकल, इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल, इवोल्यूशनरी एंड लीगल अप्रोच। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो लाइक करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट, 35th क्वेश्चन, who among the following viewed that institutional approach is concerned with study of central government institutions and their legal aspects of opinion। so हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एलमेंट और पॉवेल ने बताया था कि जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की स्टडी या उनके लीगल एस्पेक्ट्स या उनके ओपिनियंस की स्टडी है, एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ओके,
एडमंड एंड पावेल ने बोला था कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो ज़्यादातर स्टडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए कंसर्न रहती है, या उनके जो भी लीगल एस्पेक्ट्स या ओपिनियन होंगे उन पे बेस्ड है। क्या बेस्ड है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। और किसने बोला था? एडमंड एंड पावेल ने। सो नेक्स्ट 36 क्वेश्चन इज दैट द वर्क ऑफ डैश मेड अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द बिहेवियरल रिवॉल्यूशन। तो मायरॉन वेनर, सिडने वर्बा, डेविड एप्टर, इन तीनों ने ही एक सब्सटेंश इस वर्क बनाया है। इन तीनों ने ही एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया है बिहेवियरल रिवॉल्यूशन में। सो बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मायरॉन वेनर, डेविड एप्टर और सिडनी वर्बा तीनों ही उस बिहेवियरल रिवॉल्यूशन से रिलेट करते हैं। नॉट नेक्स्ट 37 क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। सो विल first discuss about the correct statement, where first statement says that it is a sort of protest movement against the inadequacies of conventional political science. बिहेवियरलिज्म इज एक्चुअली एक ऐसा प्रोटेस्ट मूवमेंट है जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल साइंस जो पास्ट में चली आ रही थी उसकी इनएडिक्वेसीज को डील करता है और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है कि इस बिहेवियरलिज्म में इंडिविजुअल जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन है पॉलिटिकल फिनोमिना में। ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज उसी के बिहेवियर, उसी के ह्यूमन नेचर पे डिपेंडेंट पूरी बिहेवियरल थ्योरी को डिफाइन किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट इट लेज एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल आउटलुक। नहीं, ट्रेडिशनल नहीं था, ट्रेडिशनल जो पहले चला आ रहा था उसमें जो भी एडिक्वेसीज थी उसको डील करने के लिए बिहेवियरलिज्म बाद में आया था, तो ये उससे डील करता है। फोर्थ स्टेटमेंट सेज दैट, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ रॉन्ग हो जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट सेज दैट इट इज प्रैग्मेटिक, कैथोलिक एंड इलेक्टिक। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ट्रेडिशनल वैल्यूज पे ही नहीं डील कर रहा था तो फिर ये सारी वर्ड्स ये सारे टर्म्स को कैसे डिफाइन करता? सो हमारी यहाँ पे नहीं, सॉरी, फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी करेक्ट हो जाती है क्योंकि ये प्रैग्मेटिक था, कैथोलिक था और इलेक्टिक था, जो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा था और इस तरीके से जो भी इनएडिक्वेसीज थी कन्वेंशनल पॉलिटिकल साइंस में उसको डील कर रहा था। सो हमारे यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट 38 जो है इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है जो क्रिटिसिज्म है बिहेवियरल के अगेंस्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट क्वालिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना इज एन अनअटेनेबल गोल। तो बिहेवियरलिज्म का जो क्रिटिसिज्म है वो पहला क्रिटिसिज्म यही है कि कोई पॉलिटिकल फिनोमिना है उसकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो एक तरीके से एक अनअटेनेबल गोल है, बिहेवियरलिज्म ये डिफाइन करता है। सॉरी। नेक्स्ट second statement says that it is not possible to apply methodology of a natural science to the study of human behavior। ये कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि अगर हम पूरी तरीके से ये नहीं बोल सकते कि नेचुरल साइंस को हम ह्यूमन बिहेवियर में नहीं ला सकते हैं, तो हम कहीं ना कहीं आज के टाइम में देख लो एआई आ रही है, सब आ रही है, तो हम लाइक ह्यूमन बिहेवियर में नेचुरल साइंसेस को अदर साइंसेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट तो बिहेवियरिज्म ऐसा बोलता था जिसको क्रिटिसाइज किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट वैल्यू न्यूट्रलिटी पोजीशन इज अनअटेनेबल। बिहेवियरिज्म कहता था कि वैल्यू न्यूट्रलिटी हो ही नहीं सकती है, इंडिविजुअल या तो लाइक राइट साइड हो सकता है या रॉन्ग साइड हो सकता है। सो ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं रॉन्ग बाद में कंसीडर, रॉन्ग तो नहीं बोलूँगी, क्रिटिसाइज की गई। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन सेज दैट द पायनियर ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। तो कम्युनिकेशन थ्योरी के जो पायनियर थे वो सॉरी रॉबर्ट वीनर थे। प्रोफेसर मैकाइवर, next 40th question says that Professor McIver has analyzed the nature of the state from the point of view of sociologist in his book। तो उन्होंने प्रोफेसर मैकाइवर ने अपनी बुक द मॉडर्न स्टेट में एनालाइज किया है स्टेट के नेचर को एक सोशोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। Next 41th question says that who was one of the first among the modern political scientists to challenge the traditional approaches। तो लैसवेल जो थे वो पहले मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच को चैलेंज किया था। ओके, लैसवेल जो थे वो फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड उसकी, तो 42nd क्वेश्चन की, सो it talks that it said that who is known for treating politics as a policy science। तो लैसवेल जो थे वो एक पहले
लाइक पॉलिटिकल मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच को भी चैलेंज किया था, प्लस उन्होंने पॉलिटिक्स को एक पॉलिसी साइंस की तरह भी ट्रीट किया था। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन में मैचिंग है, विच स्टेट दैट हमें बताना है कि तो हेनरी सिडविक जो थे वो उनकी जो वर्क है वो द एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स है। एस लिपसेट की जो वर्क है वो हमारी पॉलिटिक्स एंड द सोशल साइंसेस है। जीसी कैटलिन का जो वर्क है वो सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स है, और जे आर ल्यूकास का जो वर्क है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स है। Next, 44th question says that politics is concerned with the authoritative allocation of values for the society। ये किसने कहा है? तो डेविड ईस्टन ने बोला था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डेविड ईस्टन ने बोला था कि जो पॉलिटिक्स है वो अथॉरिटेटिव एलोकेशन है वैल्यूज का सोसाइटी में। Next, 45th question says that the liberal view of politics holds that politics is an instrument of reconciliation of conflicting interests इन सोसाइटी। तो यहाँ पे हम लिबरल व्यू की अगर बात करें तो लिबरल व्यूज बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर जो सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो रहा है उसको रिकन्सिलिएशन का एक इंस्ट्रूमेंट है। 46 क्वेश्चन सेज दैट according to Marxist, what symbolizes not only the end of the conflict but the end of politics itself। तो मार्क्सिस्ट जो बोलते हैं कि एक क्लासलेस सोसाइटी जो है वो ये सिंबलाइज करती है कि वो सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट का एंड नहीं है, बेसिकली ये एंड ऑफ पॉलिटिक्स है खुद में ही। अगर सोसाइटी में क्लास नहीं होगी तो पॉलिटिक्स भी नहीं होगी। नेक्स्ट 47th क्वेश्चन, ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स वाज डोमिनेटेड बाय। तो ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स वाज डोमिनेटेड बाय नॉर्मेटिव अप्रोच बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन वैल्यूज। नेक्स्ट 48th question says that empirical approach seeks to discover and describe facts। तो empirical approach facts पे dependent है और values पे normative approach dependent है। And 49 question same says that normative approach seeks to determine and prescribe the values। 50th question says that most of the classical political theorists represents। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट मोस्टली फिलोसफी बेस्ड डिस्क्रिप्शन देते थे, तो फिलोसफिकल अप्रोच पे डिपेंडेंट थे। 51st क्वेश्चन सेज दैट हॉब्स in his theory mainly focused on the ground of political obligations। तो 15th क्वेश्चन से कह रहा है कि हॉब्स जो थे वो ज़्यादातर उनका जो भी वर्क होते थे या उनकी जो भी थ्योरी होती थी वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस के अराउंड रिवॉल्व करती थी। नेक्स्ट 52nd क्वेश्चन सेज दैट हु इज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म के पायनियर जो हैं विच लेटर डेवलप्ड इनटू लिबरलिज्म। देखो इंडिविजुअलिज्म पहले आया, बिहेवियरलिज्म के बाद इंडिविजुअलिज्म आया क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसको लिबरलिज्म की तरफ टर्न किया गया क्योंकि इंडिविजुअलिज्म में ह्यूमन की फ्रीडम के बारे में बात होने लगी, और फ्रीडम और लिबर्टी के बारे में बात करते करते लिबरलिज्म आइडियोलॉजी इवॉल्व हो गई। तो अगर इंडिविजुअलिज्म के पाइनर को बोला जाए तो वो लॉक थे। नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन, ऑन व्हाट ग्राउंड्स टी.एच. ग्रीन डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ राइट्स। तो टी.एच. ग्रीन की थ्योरी ऑफ राइट्स किस पे डिपेंडेंट है? तो थ्योरी ऑफ राइट्स टी.एच. ग्रीन की मॉरल्स पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट 54th क्वेश्चन, हु रिवाइव्ड कांट्स नोशन ऑफ रैशनल नेगोशिएटर्स टू बिल्ड हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो कांट की थ्योरी ऑफ जस्टिस को रैशनल नेगोशिएटर, कांट का जो नोशन था रैशनल नेगोशिएटर टू बिल्ड हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस को किसने रिवाइव किया था? ये जॉन रॉल्स थे। उन्होंने लेटर ऑन अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में उनको रिवाइव किया हुआ था। कांत बेसिकली गांधीयन आइडियोलॉजी को ज़्यादा कांत की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं गांधीयन आइडियोलॉजी से सिमिलर थी। नेक्स्ट 55th question, who is the most outstanding contemporary champion of the philosophical approach to study of politics। तो अगर हम कंटेम्प्रेरी चैम्पियन की बात करें, आउटस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी चैम्पियन की बात करें किसके लिए? फिलोसफिकल अप्रोच के लिए, पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए, तो लियो स्ट्रॉस जो थे वो एक आउटस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी चैम्पियन थे फिलोसफिकल अप्रोच के। नेक्स्ट कार्ल पॉपर जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था हिस्टोरिकल अप्रोच को एज हिस्टोरिसिज्म। किसने डिस्क्राइब किया था? कार्ल पॉपर ने। नेक्स्ट लीगल अप्रोच स्टैंड्स फॉर एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ
law. Obviously, like it's a easy question. Next 58th question says that not correct statement बतानी है और drawback based on drawback of institutional approach. तो पहला तो स्टेटमेंट कह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो थी वो नेग्लेक्ट करती है इनफॉर्मल ग्रुप्स और प्रोसेसेस को पॉलिटिक्स को शेप करने में, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बताती है इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में, पॉलिटिक्स को जो शेप करते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट इट कंसर्न विद द एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन. ये भी स्टेटमेंट सही है. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड होगी. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट इट डिस्क्राइब्स अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात नहीं करती बट वो उन इंस्टीट्यूशंस की बात करती है जो स्टेट में और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट with fourth statement says that with its preoccupation with the institution it neglects the individual. तो नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल को नेग्लेक्ट नहीं करती है बट इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों को ही लेके साथ में चलती है. नेक्स्ट 59 क्वेश्चन सेज दैट अथॉरिटी इज द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सरसाइजिंग पावर इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स. तो ये तो हो लाइक बात हो ही गई कि अथॉरिटी जो भी होगी एक बेसिकली इतना इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है जो पॉलिटिक्स में पावर को एक्सरसाइज करता है. नेक्स्ट 60th क्वेश्चन, मैक्स वेबर डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो पावर पे फोकस्ड है इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. मैक्स वेबर कहते हैं कि इंटरनेशनल या नेशनल पॉलिटिक्स दोनों के अगर कंटेक्स्ट की बात की जाए तो उसमें जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली कहीं ना कहीं पावर पे फोकस्ड है. नेक्स्ट 61st question says that who is famous as the founder of Chicago School, which made substantial contribution to the behavioral movement. behavioral movement के टाइम पे शिकागो स्कूल का जो कंट्रीब्यूशन था बहुत ही सब्सटेंशियल था और इसके शिकागो स्कूल के फाउंडर थे मैरियम. नेक्स्ट हु वर द ट्विन स्लोगन ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म. पोस्ट बिहेवियरलिज्म का ट्विन स्लोगन क्या था? रिलेवेंस एंड एक्शन. लाइक टाइम और स्पेस से रिलेवेंट और उसमें क्या एक्शन लिए गए, ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म का ट्विन स्लोगन था. नेक्स्ट, द स्टेट इज कंसीडर्ड टू बी द सोल सोर्स ऑफ राइट टू यूज वायलेंस, हेंस पॉलिटिक्स फॉर अस मीन्स स्ट्राइविंग टू शेयर पावर और स्ट्राइविंग टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इधर अमंग द स्टेट्स और अमंग द ग्रुप्स विद इन अ स्टेट. ये किसने बोला था? तो मैक्स वेबर ने बोला था कि स्टेट जो है एक सोल सोर्स है वॉयलेंस को यूज़ करने के राइट का. इसीलिए जो पॉलिटिक्स है हमारे लिए वो एक कहीं ना कहीं स्ट्राइव करती है टू शेयर पावर और टू स्ट्राइव टू डिस्ट्रीब्यूट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या तो स्टेट्स के बीच में या ग्रुप्स के बीच में विद इन अ स्टेट. सो बेसिकली मैक्स वेबर कह रहे हैं यहाँ पे कि जो स्टेट है वो राइट टू यूज़ वायलेंस का सोल सोर्स है, प्लस इसीलिए जो पॉलिटिक्स है हमारे लिए वो करती है, डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से पावर शेयर होनी चाहिए और किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमंग स्टेट्स या अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन अ स्टेट. नेक्स्ट 64th क्वेश्चन सेज दैट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम such as a political system क्या है यहाँ पे, such as groups, institution transmits and receive information regarding तो ऐसे ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशन जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शनिंग में या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में एक ऐसे. तो बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे पॉलिटिकल कंपोनेंट्स को पॉलिटिकल सिस्टम के कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाए. Next, a dash political system, a developed political system is characterized by the differentiation of structure for performance of specific function. तो एक developed political system को इस तरीके से characterize किया जा सकता है कि ये जितने भी फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शंस हो रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में उसको डिस्क्राइब करें. नेक्स्ट 66 क्वेश्चन सेज दैट चीफ एक्सपोनेंट के बारे में पूछा है कम्युनिकेशन थ्योरी के. तो कार्ल ड्यूश जो थे वो चीफ एक्सपोनेंट थे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी के. ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन.
तो 67 क्वेश्चन सेज दैट कम्युनिकेशन थ्योरी रिगार्ड्स द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एज द सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी। कम्युनिकेशन थ्योरी है तो वो खुद ही लाइक उसका जो कोर कॉन्सेप्ट होगा वो कम्युनिकेशन ही होगा।